हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है। पिछला क्लास था कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य। पिछला क्लास में हम लोगों ने बताया था कि इसके इतिहास के साधन के बारे में, यानी कल्याणी के जो उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य हैं उनके इतिहास को हम किन किन ग्रंथों या अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वातापी के चालुक्य वंश को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो जिसका आप हम पीछे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। कल अब आगे हम लोग कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनके राजनीतिक इतिहास। देखिए, कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य हैं उनका जो राजनीतिक इतिहास, एक स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास जो प्रारंभ होता है वह किससे प्रारंभ होता है? तैल से प्रारंभ होता है या तैलभ द्वितीय से प्रारंभ होता है। ठीक है, तैल से या तैलभ द्वितीय से प्रारंभ होता है। इसका जो शासनकाल था उसका शासनकाल 973 ईस्वी से और 997 ईस्वी तक था। ठीक है, और तैलभ द्वितीय जो था यह एक स्वतंत्र शासक था कल्याणी के चालुक्यों का। ठीक है, और लेकिन इसके पहले तैलभ द्वितीय के पहले भी कई राजा शासन कर चुके थे, जिनका नाम हमें मिलता है कीर्तिवर्मा द्वितीय। क्या नाम मिलता है? कीर्तिवर्मा द्वितीय, तैल प्रथम और विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यर प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ। ये नाम मिलते हैं कीर्तिवर्मा तृतीय, तैलभ प्रथम और विक्रमादित्य तृतीय और आपका अय्यर प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ का नाम मिलता है। ठीक है, ये जो थे तैलभ द्वितीय के पहले शासन कर चुके थे। ठीक है, इनमें तैलभ प्रथम जो था, अय्यर प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ के विषय में हमें कुछ पता चलता है। जो अन्य राजा हैं उनके विषय में हमको कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है, लेकिन तैलभ प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ के विषय में हमें कुछ पता चलता है। लेकिन ये कहा जाता है ये जो शासक सभी शासक थे, कीर्तिवर्मा तृतीय, तैल प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यर प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ, ये जो सभी नाम थे, ये सभी जो राजा थे ये सभी राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, देखिए एक लेख मिलता है नीलगुंड लेख। नीलगुंड लेख से पता चलता है कि अय्यर ने राष्ट्रकूट नरेश क्रीड तृतीय की कन्या से विवाह करके दहेज में ढेर सारी संपत्ति प्राप्त कर लिया था। ठीक है, कौन? अय्यर ने जो है राष्ट्रकूट जो नरेश था कृष्ण द्वितीय की कन्या से विवाह करके ढेर सारा धन प्राप्त किया था। ठीक है, और इसका एक पुत्र था विक्रमादित्य चतुर्थ। जो विक्रमादित्य चतुर्थ था उसका विवाह जो है अय्यर प्रथम का, अय्यर नरेश है, इसका जो पुत्र था विक्रमादित्य चतुर्थ, इसका जो विवाह है, इसका विवाह भी कलचुरी राजा की लक्ष्मण सेन की कन्या बोंथा देवी से हुआ था। किससे हुआ था? बोंथा देवी से हुआ था। अय्यर प्रथम का पुत्र अय्यर का विवाह किससे हुआ था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की कन्या से हुआ था। ठीक है, और विक्रमादित्य चतुर्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? कलचूरी नरेश लक्ष्मण सेन की कन्या बोंथा देवी से संपन्न हुआ था। अच्छा, बोंथा देवी से और विक्रमादित्य चतुर्थ से तैलभ द्वितीय का जन्म हुआ था। तैलभ द्वितीय जो पश्चिमी चालुक्य वंश का स्वतंत्र शासक है, तैलभ द्वितीय, वही उसका जन्म किससे हुआ था? विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी से हुआ था। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री का विचार है, नीलकंठ शास्त्री बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि ये सभी शासक जो थे बीजापुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? बीजापुर उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करते थे, जो इस वंश की मूल राजधानी के पास में था। ठीक है, देखिए जो तैलभ द्वितीय है, तैलभ द्वितीय को ही चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। और हम आपको बता ही चुके हैं कि विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी से उत्पन्न हुआ था, यानी जो तैलभ द्वितीय के पिता थे वह विक्रमादित्य चतुर्थ थे और उसकी माता का नाम क्या था? बोंथा देवी था। ठीक है, और कहा जाता है कि पहले वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की अधीनता में बीजापुर में शासन करता था और धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। ठीक है, कृष्ण तृतीय के जो आपके राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण तृतीय के जो उत्तराधिकारी थे खोट्टिक और कर्क द्वितीय के समय में राष्ट्रकूट वंश की स्थिति क्या हुई?
थोड़ा सा निर्बल हो गई, ठीक है, कमज़ोर हो गई। और महत्वाकांक्षी तैलप ने इसका लाभ उठाया और 973 और 74 ईस्वी में उसने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण किया दिया, ठीक है। मान्यखेत जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध में कर्क मारा गया और उसके राष्ट्रकूट राज्य पर तैलप का अधिकार हो गया, ठीक है। जो तैलप था, तैलप जो है राष्ट्रकूट के जो उत्तराधिकारी थे, यानी कृष्ण तृतीय के जो उत्तराधिकारी थे, खोट्टिक और कर्क के समय में जब स्थिति कमज़ोर हुई, इनकी निर्बल हुए, कमज़ोर हुए, तो इसका लाभ तैलप द्वितीय ने उठाया और उसकी राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर उसने क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। इसकी इस सफलता का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, खारेपाटन अभिलेख मिलता है। कहाँ मिलता है, खारेपाटन अभिलेख में। फिर उसका जो अगला अभियान होता है, जो राष्ट्रकूट के सामंत थे उनको अधीन बनाने के लिए अभियान करता है। पहले उसने क्या किया कि जो राष्ट्रकूट शासक थे, जो निर्बल राष्ट्रकूट शासक थे, उनको पराजित करके उनकी राजधानी मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। फिर जो राष्ट्रकूटों के जो सामंत थे, अब उसका जो अगला आक्रमण जो होगा, राष्ट्रकूटों के सामंतों को अपने अधीन करना, ठीक है। फिर तैलप द्वितीय ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों के जो सामंत थे उनके ऊपर आक्रमण अभियान किया। और इनमें कौन था पहला, ये कहा जाता है शिमोगा जिले के सोराव तालुक के सामंत शांति वर्मा, जो पहले राष्ट्रकूट नरेश कर्क के अधीन था, ने तैलप की अधीनता स्वीकार कर ली। सबसे पहले किसने अधीनता स्वीकार किया, वह सामंत कौन था, सोराव तालुक के सामंत शांति वर्मा ने तैलप की अधीनता स्वीकार किया। फिर उसके बाद गंग सामंत पांचाल देव ने क्या किया, पांचाल देव की युद्ध में उसने हत्या कर दी। जो अगला सामंत था गंग सामंत, उसने युद्ध में क्या किया, पांचाल देव की हत्या कर दी। शांति वर्मा को अपने अधीन कर लिया और शांति वर्मा ने तैलप द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन पांचाल देव ने क्या हुआ, उस पांचाल देव के साथ जब युद्ध हुआ तैलप द्वितीय का, तो उसमें पांचाल देव मारा गया, ठीक है। और इस युद्ध में, इस जो युद्ध हुआ था पांचाल देव के, गंग सामंत पांचाल देव के साथ, उसमें बेलारी का जो सामंत था भूतिक देव से सहायता मिली, ठीक है। किससे सहायता मिली, भूतिक देव से सहायता मिली। और इसी भूतिक देव से प्रसन्न होकर तैलप ने भूतिक देव को आहवमल्ल की उपाधि, क्या दी, आहवमल्ल की उपाधि प्रदान किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आगे जो है एक लेख मिलता है, बेलारी लेख में पता चलता है उसने नोलम पल्लव के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार प्रमाणित होता है। किसके ऊपर, नोलम पल्लव के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार प्रमाणित होता है। वनवासी क्षेत्र में सर्वप्रथम कन्नप और फिर उसके भाई शोभन रस ने तैलप की अधीनता स्वीकार कर लिया था, ठीक है। नोलप जो पल्लव स्थान था उसके ऊपर वो अधिकार कर लिया, और वनवासी क्षेत्र में उसने कन्नप जो था और उसके भाई शोभन रस ने उसकी तैलप की अधीनता स्वीकार कर लिया। फिर इसी तरह बेलगांव जिले में सांदत्य के रह भी उसकी जो है अधीनता स्वीकार कर लिए, ठीक। अगला राजा है दक्षिणी कोंकण प्रदेश पर, उसने अगला जो अभियान किया दक्षिणी कोंकण पर, और उसने वहाँ विजय भी किया। और फिर उसके बाद उसने शिलाहार वंश पर शासन किया। किस पे किया, शिलाहार वंश पर शासन किया। और दक्षिणी कोंकण के अवसर पर तृतीय और उसके पुत्र रट्ट को तैलप ने अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। शिला कोंकण को और शिलाहार वंश को भी अपने अधीन उसने कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसने सेउड़ के यादववंशी शासक भिल्लम द्वितीय ने भी तैलप की प्रभुता स्वीकार कर ली, ठीक है। और उसके बाद उसके सेनापति वारप ने लाट प्रदेश को जीता, और इस प्रकार तैलप ने गुजरात के अतिरिक्त से सभी भागों पर अधिकार कर लिया। देखिए, अगला जो तैलप द्वितीय का जो संघर्ष हुआ वह किसके साथ हुआ, चोलों और परमारों के साथ उसका संघर्ष हुआ, ठीक है। कहा जाता है कि उसने राष्ट्रकूट प्रदेश पर अधिकार करने के उपरांत तैलप ने चोलों और परमारों से संघर्ष किया, ठीक है। पहले उसने क्या किया, याद रखिएगा, पहले उसने तैलप द्वितीय ने क्या किया, पहले राष्ट्रकूटों पर अधिकार किया, फिर उसके अधीन सामंतों, जो राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत थे उनके ऊपर अधिकार किया। फिर जो अगला उसका
संघर्ष होता है, चोलों और परमारों से संघर्ष होता है। और इसी एक लेख में उसे चोलों के लिए कहा गया है कि उसने चोल रूपी शैल के लिए इंद्र के वज्र के समान बताया गया है, ठीक है उसको। और कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों से चोलों की पुरानी शत्रुता थी। राष्ट्रकूट जो थे और चोल जो थे उनमें शत्रुता थी। संभवतः तैलप भी सामंत के रूप में चोलों के विरुद्ध लड़ चुका था, अतः स्वतंत्र राजा होने के बाद वह चोलों का स्वाभाविक शत्रु बन गया। 980 ईस्वी के लगभग उसने चोल शासक उत्तम चोल को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि 980 की ईस्वी के लगभग उसने चोल जो शासक उत्तम चोल था उसको उसने क्या किया, पराजित कर दिया। और उत्तम चोल के बाद जो अगला राजा चोल वंश का बनता है वह राजराज प्रथम चोल वंश का शक्तिशाली राजा बनता है, ठीक है। उसने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए गंगवाड़ी और नोलम्बवाड़ी को जीत लिया और यह प्रदेश पहले राष्ट्रकूटों के अधीन अधिकार में था, ठीक है। अतः जब तैलप इन पर अपना पैतृक अधिकार समझता था और संभवतः उसने तैलप को राजराज से भी संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। एक कोगली लेख है जो बेलारी जिले में स्थित है, मिला है। उसमें कोगली लेख में कहा गया है कि अहमल ने चोल नरेश को युद्ध में पराजित करके उसके 150 हाथियों को छीन लिया था। अहमल ने चोल नरेश को युद्ध में पराजित करके उसके 150 हाथियों को छीन लिया था। चूंकि इसके संबंध में चोल साक्ष्य मौन है। ये जो अभिलेख है, ये जो साक्ष्य जो हम बता रहे हैं ये चालुक्यों का है। चालुक्य कहते हैं उसने पल्लव नरेश को पराजित किया और चोल नरेश को पराजित किया। चोल नरेश को युद्ध में पराजित करने के बाद उसके 150 हाथियों को उसने क्या किया, छीन लिया। चूंकि इस संबंध में चोल साक्ष्य मौन है और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं तैलप ने राजराज को किसी भी युद्ध में पराजित किया होगा। क्योंकि अगर चोल राजा तैलप द्वितीय को पराजित किए होते तो जरूर इसका अपने अभिलेखों में इसका उल्लेख करते, लेकिन उन्होंने अपने अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि तैलप ने जो है किसी युद्ध में राजराज को पराजित किया होगा, ठीक है। फिर देखिए, चोलों के साथ युद्ध के बाद अब उसका मालवा के परमारों के साथ भी संघर्ष हुआ। किसके साथ? मालवा के परमारों के साथ हुआ। अच्छा, उसका समकालीन जो परमार शासक था वह कौन था? मुंज था। जो तैलप का जो तैलप द्वितीय का जो समकालीन परमार शासक था वह कौन? मुंज था। इस संघर्ष का उल्लेख साहित्य और लेखों में मिलता है। मेरुतुंग की एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, ये आप लोग कई बार हम बता चुके हैं। मेरुतुंग की एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, उसमें से ज्ञात होता है कि तैलप ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि से यह पता चलता है कि तैलप ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। अंततः मुंज ने एक सेना के साथ गोदावरी नदी पार करके तैलप के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है। देखिए, जो मेरुतुंग है, जो मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि में कहा गया तैलप ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, लेकिन 7वें बार मुंज ने स्वयं एक सेना लेकर गोदावरी नदी पार करके तैलप के ऊपर आक्रमण कर दिया। जबकि उसके मंत्री जो थे, मुंज के मंत्री रुद्रादित्य थे, जो इस बात को उसको पता चला तो उसने क्या किया, उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको परिणाम के बारे में पहले से ही पता था। क्योंकि उसने मुंज को गोदावरी नदी पार करने की सलाह नहीं दी थी, ठीक है। जो रुद्रादित्य मंत्री था मुंज का, उसने यह सलाह दिया था कि आप गोदावरी नदी कभी पार मत करिएगा। लेकिन जब उसने गोदावरी नदी पार कर गया मुंज ने, तो जब इस बात को रुद्रादित्य को पता चला तो रुद्रादित्य ने क्या किया, आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस चीज का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में हुआ है, ठीक है। इस बार मुंज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बताया जाता है कि कारागार में उसकी निगरानी के लिए तैल की अधेड़ उम्र की विधवा बहन मृणालवती को रखा गया था, ठीक है। जब मुंज को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाने के बाद उसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसकी निगरानी रखने के लिए तैल की अधेड़ उम्र की विधवा बहन मृणालवती को, जो कौन था? मृणालवती को जो है उसकी निगरानी रखने के लिए मृणालवती को रखा गया था। देखिए, तो अब क्या होता है, मृणालवती जो थी, कहा जाता है कि मुंज उससे प्रेम करने लगा, ठीक है। मृणालवती से मुंज उससे प्रेम करने लगा। उसने कारागार से निकल भागने की गुप्त योजना तैयार की और उसे मृणालवती को बता दिया, ठीक है।
और किंतु उसने मुंज के साथ छल किया और उसकी योजना का रहस्योद्घाटन कर दिया गया। फलस्वरूप मुंज को कारागार में कठोर यातनाएं देने के पश्चात तैलब ने उसका सिर काट दिया। ठीक है, मुंज ने क्या किया, जब कारागार मुंज को जो है मृणालवती से प्रेम हो गया और इस प्रेम में आकर उसने क्या किया कि अपने जो गुप्त योजना थी कारागार से भागने की, वह योजना मृणालवती को बता दिया। मृणालवती ने क्या किया, यह बात जाकर अपने भाई से बता दिया और इसका जो भाई तैलब था उसने उसे कारागार में कठोर यातनाएं दी और कठोर यातनाएं देने के बाद उसके सर को कलम कर दिया गया। और एक अभिलेख है कैथोम ताम्रपत्र। कैथोम ताम्रपत्र में इस घटना का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार तैल ने उत्पल मुंज को, जिसने हुड़ों मारवों चेदियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी, उसको क्या किया, उसने बंदी बना लिया था। एक और लेख है गडग लेख, जिसमें यह सूचना मिलती है तैल ने वीर मुंज को तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। तैल ने वीर मुंज को तलवार के घाट उतार दिया था। ठीक है, इसी प्रकार यादव भिल्लम द्वितीय के शाम गनेर दानपत्र से पता चलता है उसने तैल की ओर से मुंज के विरुद्ध युद्ध किया था। किसकी तरफ से? उसने तैल की ओर से मुंज के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, और उसके अनुसार उसने भिल्लम ने युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मी को प्रताड़ित किया और उसने महाराज मुंज का साथ दिया था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने लक्ष्मी को प्रताड़ित किया था। इसलिए किया था क्योंकि उसने महाराज मुंज का साथ दिया था और उसे रण रंगधी की साध्वी पत्नी बनने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ रण रंग भी आदम मल्ल का समानार्थी है, जो तैल द्वितीय का भी नाम था। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है तैलब ने युद्ध क्षेत्र में परमान नरेश मुंज को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। अभिलेख और साहित्यिक स्रोत दोनों ये हमको बताते हैं कि तैलब द्वितीय ने जो है मुंज को पराजित किया था। इस प्रकार तैलब एक महान शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी साम्राज्य का चारों ओर विस्तार किया और गडग लेख के अनुसार उसने चालुक्य वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया और 25 वर्षों तक सुख शांतिपूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। वह विद्वानों के महान संरक्षक भी था और उसने कन्नड़ भाषा की उन्नति में भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो आज तैलब द्वितीय हम लोग पढ़ेंगे। हो गया हमारा एक क्लास तैलब द्वितीय का। इसके बाद हम अगला राजा सत्याश्रय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।